जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2026 का एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा टॉपिक वेपन ट्रेनिंग से, और ये है कि विच पार्ट इज असेंबल्ड फर्स्ट वाइल असेंबलिंग दी .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल को जोड़ते समय किस पुर्जे को सबसे पहले जोड़ा जाता है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो .22 डिलक्स राइफल होती है उसका कैलिबर कितना होता है। तो उसका कैलिबर होता है .22 इंच। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 43 इंच। अगर इसमें मैगजीन में कितने राउंड आते हैं ये आपसे पूछा जाता है तो 5 राउंड आते हैं। इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर आपसे पूछा जाता है, सामान्य रेट ऑफ फायर तो 5 राउंड प्रति मिनट होता है। और रैपिड रेट ऑफ फायर अगर आपसे पूछा जाता है तो 10 से 15 राउंड प्रति मिनट इसका रैपिड रेट ऑफ फायर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है .22 राइफल से, जो आपको पता होने चाहिए। .22 डिलक्स राइफल को जोड़ते समय किस पुर्जे को सबसे पहले जोड़ा जाता है, तो बोल्ट को सबसे पहले जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमन क्लीनिंग आर देयर फॉर द .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल के लिए कितने प्रकार की आम सफाई होती है। .22 डिलक्स राइफल के लिए जो आम सफाई होती है वो 3 तरह की होती है। अगर आपसे .22 डिलक्स राइफल की कारगर रेंज यानी कि इफेक्टिव रेंज पूछी जाती है, इफेक्टिव रेंज अगर आपसे पूछी जाती है तो वो होती है 25 गज। ये बात भी आपको याद रखनी है। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि जो क्वेश्चन हम करेंगे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ और आप 100% एग्जाम के अंदर ए ग्रेड ले पाएँ। गोल यही है। व्हाट आर दी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए गुड फायरर। एक अच्छे फायर के बुनियादी असूल क्या होते हैं। तो फायर का जो बुनियादी असूल है उसे हम HAT से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे H का मतलब होता है होल्डिंग, अच्छी पकड़, A का मतलब होता है एमिंग, दुरुस्त निशाना, या और T का मतलब होता है दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। तो H का मतलब होल्डिंग, A का मतलब एमिंग और T का मतलब ट्रिगर ऑपरेशन। तो होल्ड, एम और ट्रिगर ऑपरेशन। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फायरिंग ग्रुप। फायरिंग ग्रुप की बनावट इस प्रकार से होती है। तो फायरिंग ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। फायरिंग डिटेल भी होती है, वेटिंग डिटेल भी होती है, एम्यूनिशन कलेक्शन डिटेल भी होती है। तो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दी अबो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए फायरर्स ग्रुपिंग कैपेसिटी कैन ओनली बी एस्टिमेटेड इफ एवरी राउंड इज फायर्ड विद द सेम। एक फायर की ग्रुपिंग कैपेसिटी का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब फायर ने हर राउंड एक ही डैश लेकर किया हो। तो एक ही क्या लेकर किया हो, एक ही पॉइंट ऑफ एम लेकर किया हो। पॉइंट ऑफ एम यानी कि एम, जिस एम के ऊपर आपको हिट करना है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो पॉइंट ऑफ एम लेके किया हो। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के बारे में भी मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, तो अभी ध्यान रखें, पढ़ाई में पीडीएफ का मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द राउंड इंसर्टेड इनटू द चैम्बर ऑफ .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल के राउंड में चैम्बर में राउंड कैसे भरे जाते हैं, यानी कि गोलियां कैसे डाली जाती हैं। तो जिन्होंने भी .22 राइफल चलाई है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये दिल्ली के अंदर राजपुताना राइफल्स के अंदर चलाने का मौका मिला था .22 राइफल TSC के प्री में। तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको पता होगा जिन्होंने भी चलाई है कि राउंड जो भरे जाते हैं वो हाथ से हम डालते हैं। तो यहाँ पर बाई हैंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट साइज टारगेट इज यूज्ड फॉर फायरिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 25 यार्ड। 25 गज की दूरी से फायरिंग करने के लिए किस आकार के टारगेट का प्रयोग किया जाता है। तो 25 गज की दूरी से फायरिंग करने के लिए 1 फीट इंटू 1 फीट के टारगेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्क्वायर होता है 1 फीट गुणा 1 फीट का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपोनेंट ऑफ द .22 राइफल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इग्नाइटिंग द प्राइमर। .22 राइफल का कौन सा घटक प्राइमर को प्रज्वलित करने और कारतूस को फायर करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है फायरिंग पिन। फायरिंग पिन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इग्नाइट करने के लिए प्राइमर को। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपोनेंट ऑफ .22 राइफल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द स्पेंट कार्ट्रेज केस। .22 राइफल का कौन सा घटक खर्च किए गए कारतूस के मामलों को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जिम्मेदार यहाँ पर होता है इजेक्टर। देखो, एक्सट्रैक्टर जो होता है जो खाली राउंड को पीछे की ओर धकेलता है, और इजेक्टर जो होता है उसे बाहर निकालता है। तो बाहर निकालने की बात हो रही है तो इजेक्टर आएगा, वैसे पीछे करने के लिए राउंड को एक्सट्रैक्टर का यूज होता है। और एक्सट्रैक्टर और इजेक्टर दोनों पार्ट होते हैं राइफल के।
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ द .22 राइफल। .22 राइफल की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो कितनी होती है? तो इफेक्टिव रेंज तो 25 गज होती है, मैक्सिमम रेंज 1700 गज होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। व्हाट इज द कैलिबर ऑफ .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल का कुतर कितना होता है? तो इसका कुतर कह लो, कैलिबर कह लो या बोर कह लो, इसका एक ही जवाब है, वो है .22 इंच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ द .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है? तो नॉर्मल रेट ऑफ फायर होता है 5 राउंड प्रति मिनट, लेकिन रैपिड रेट ऑफ फायर अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है 10 से 15 राउंड पर मिनट। ये क्वेश्चन जो मैं आपको साथ में बता रहा हूँ ये भी आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेफ्टी कैच व्हाइल असेंबलिंग दी .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल को जोड़ते समय सेफ्टी कैच की पोजीशन कहाँ पर होती है? तो सेफ्टी कैच की दो पोजीशन होती है, एक आर पोजीशन होती है, एक एस पोजीशन होती है। एस का मतलब सेफ्टी होता है और आर का मतलब रेडी। रेडी मतलब फायर करने के लिए रेडी। जब हम .22 डिलक्स राइफल को जोड़ते हैं तो उस समय पर जो सेफ्टी कैच है वो सेफ पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कि एस पोजीशन पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लेंथ ऑफ .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल के बुलेट की लंबाई कितनी होती है? बुलेट की लंबाई यहां से आपसे पूछ रखी है, तो बुलेट की जो लंबाई होती है क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। 10 mm की इसकी बुलेट का साइज होता है। लंबाई की बात हो रही है। जीरोइंग इज डन टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन डैश एंड पॉइंट ऑफ एम। जीरोइंग इसलिए किया जाता है कि खाली स्थान और पॉइंट ऑफ एम के फासले को कम किया जा सके। तो यहाँ पे जीरोइंग किया जाता है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट और पॉइंट ऑफ एम की डिस्टेंस को कम करने के लिए। ऑप्शन सी। आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि एमपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। मान लो 5 राउंड हमने फायर किए, इन पांचों के पांचों राउंड का जो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट आएगा उसका मीन क्या होगा, यानी कि जो इसका असली असर है वो कहाँ पे होगा। मान लो कि यहाँ पे आया है तो इसे हम मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा टॉपिक है एनसीसी जनरल, यानी कि सामान्य एनसीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दी एनसीसी टीचर्स, लेक्चरर और प्रोफेसर कॉल्ड। एनसीसी वाले शिक्षक, लेक्चरर और प्रोफेसर्स को क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी कौन सी बटालियन है और आपके एएनओ सर का क्या नाम है और उनकी रैंक क्या है, रैंक जरूर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट डीजी एनसीसी। ये 2025 के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको 2026 के हिसाब से बताना है, और जब बाद में अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने हिसाब से बताना है। तो वर्तमान में डीजी एनसीसी का नाम क्या है? वर्तमान में जो डीजी एनसीसी का नाम है वो है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जी। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो हैं इस समय पर हमारे डीजी एनसीसी हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि हमारे डीजी एनसीसी की रैंक क्या होती है, तो लेफ्टिनेंट जनरल या इसके इक्विवेलेंट रैंक होती है। आपसे कई बार डीजी एनसीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी डीजी एनसीसी की फुल फॉर्म होती है। ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ एन एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग परेड्स एंड कैंप्स। परेड और कैंप के दौरान इनमें से कौन सा एक एनसीसी कैडेट की ड्यूटी नहीं है? नहीं जब भी आ जाए तो उसको आपको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है ताकि कोई डाउट ना रहे। तो सेल्फ डिसिप्लिन सही है, पंक्चुअलिटी ड्यूरिंग परेड सही है, ऑब्टेनिंग वोटर एंड पैन कार्ड आफ्टर क्रॉसिंग 18 ईयर्स, ओबेइंग ऑर्डर ऑफ हायर रैंक सही है। तो ये ऐसा कुछ ड्यूटी में नहीं आता पैन कार्ड वगैरह कलेक्ट करना, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईपी। वाईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाईपी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में थर्ड ईयर के जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वाईपी में जाने का मौका आता है तब तक उनकी एनसीसी कंप्लीट हो चुकी होती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था आरडीसी के अंदर रिपब्लिक डे कैंप में। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि टॉपिक है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय जागरूकता। व्हाट इज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ रिलीजियस इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। किसी समाज में धार्मिक एकीकरण का जो संभावित लाभ है वो इनमें से कौन सा है? तो वो है कि जब धार्मिक एकीकरण होता है तो उससे सोशल यूनिटी और हार्मनी आती है, यानी कि सामाजिक एकता और सद्भाव आता है। क्वेश्चन नंबर 21, वाई इज नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री स्टेबिलिटी। किसी देश की स्थिरता के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों जरूरी है? तो किसी देश की स्थिरता के लिए राष्ट्रीय एकता इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे यूनिटी प्रमोट होती है और रेजिलियंस बढ़ता है, यानी कि लोगों में लचीलापन बढ़ता है। वो समझते हैं कि देश जरूरी है, बाकी सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्नल सिक्योरिटी? बाहरी सुरक्षा के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है? तो बाहरी सुरक्षा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिम्मेदार होती है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है। इस समय पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की अगर हम बात करें तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सभी किसके अंडर आते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, रक्षा मंत्रालय के अंडर। लेकिन अगर हम बात करते हैं जितनी भी CAPF हैं, यानी कि जैसे कि CRPF होगी, ITBP है, असम राइफल हैं, ये सभी के सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं, गृह मंत्रालय के अंडर आती हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ, बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है आर्म्ड फोर्सेस की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, द नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इंक्लूड विच की एलिमेंट? राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत निम्नलिखित में से प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत के अंदर जो प्रमुख तत्व हैं उसमें सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक आर्थिक भी आते हैं, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक भी आते हैं, इंटेलिजेंस यानी कि इंटेलिजेंस सूचना जो ग्रहण करना है वो भी आता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा से याद आता है मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो आपको क्या पता है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA जिन्हें हम बोलते हैं, तो NSA हैं अजीत डोभाल जी, अजीत डोभाल जी। ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, मैनिफेस्टेशन ऑफ थ्रेट इंक्लूड, खतरे की अभिव्यक्तियां निम्नलिखित में से होती हैं। तो अगर हम खतरों की बात करते हैं तो खतरे सांप्रदायिक हिंसा भी हो सकती है, कम्युनल वायलेंस, जिहादी टेररिज्म भी हो सकता है, आतंकवाद, नक्सलिज्म भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी? राष्ट्रीय सुरक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिक पीस, घरेलू शांति का रखरखाव, प्राइमेसी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की प्रधानता, प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इंटरनल सोवेरेनिटी, क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित और आंतरिक संप्रभुता को बनाए रखना। इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द मेन कोज ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम ऑफ पीपल इज, लोगों की आय के निम्न स्तर का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो लोगों की आय का जो निम्न स्तर का जो मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 की अगर हम बात करते हैं तो अगर लो लेवल ऑफ इनकम है लोगों की तो बेरोजगारी जो है वो यहाँ पर कारण रहेगा। अत्यधिक बेरोजगारी में तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो जाएंगे। लो लेवल ऑफ इनकम की बात है तो मोस्ट स्टेबल आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द कॉज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? आर्थिक असमानता के कारण क्या है? तो बेरोजगारी की वजह से हो रहा है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की वजह से, और फार्मर्स डिस्ट्रेस किसान संकट की वजह से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जो गैप जो बढ़ता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस की बात हो रही है। तो ये सभी के सभी उसके पीछे के रीजंस हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड 80 से 90 नंबर के क्वेश्चन आपके एनसीसी के सी सर्टिफिकेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। ठीक है, किससे टॉपिक से? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप के टॉपिक से। तो आप प्राउड एनसीसी चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे जाके सीधा लिखे लीडरशिप बाय प्राउड एनसीसी, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी, उसको देख के जाना, आपके 80 से 90 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, द एबिलिटी टू बी सेंसिटिव टू अनदर पर्सन सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग देयर कंसर्न, फियर एंड नीड्स। दूसरे व्यक्ति की स्थिति के प्रति संवेदनशील होने की क्षमता, उसकी चिंताओं, आशंकाओं, भय और ज़रूरतों को समझने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एम्पैथी बोलते हैं। ऑप्शन बी, यानी कि दूसरे की भावनाओं को भी समझना, भाई इसको कैसा लग रहा होगा इस सिचुएशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, ड्रीम एंड डैश शेप अवर पर्सनैलिटी टू फैसिलिटेट अवर गोल्स। सपने और डैश हमारे व्यक्तित्व को इस तरह आकार देते हैं कि यह हमारे लक्ष्यों को सुविधाजनक बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटिवेशन। जो हमारे ड्रीम्स हैं और हमारी प्रेरणा है वो हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है। क्वेश्चन नंबर 31, ए पर्सन्स पर्सनैलिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर डैश।
विच दे फॉर्मली बिलीव इन। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके खाली स्थान से बहुत प्रभावित होता है। खाली स्थान मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, जिस पर व्यक्ति दृढ़ता से विश्वास करता है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटीज़ उसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है, उसके मूल्यों पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 32, ए पर्सन हु फॉलो हाई एथिकल स्टैंडर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। एक व्यक्ति जो उच्च नैतिक मानकों का पालन करता है वह समाज का कैसा सदस्य होता है? तो वह समाज का रिस्पेक्टेबल सदस्य होता है, आदरणीय, आदर करने लायक। क्वेश्चन नंबर 33, एम्पैथी कंसिस्ट ऑफ विच कंपोनेंट। एम्पैथी जो होती है उसमें कौन कौन से घटक होते हैं? तो उसमें पुटिंग वन सेल्फ इन अनदर प्लेस, दूसरे के स्थान पर अपने आप को रख के देखना, सही बात है। सीइंग थिंग्स फ्रॉम अनदर्स व्यू, चीज़ों को दूसरे की दृष्टि से देखना, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, सही है। अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग अनदर्स इमोशन, दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझना और महसूस करना, ये भी सही है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व लॉजिकल थिंकिंग एंड। आलोचनात्मक सोच में तार्किक सोच और खालिस्तान शामिल होता है। तो आलोचनात्मक सोच जो होती है उसमें तार्किक सोच तो होती है, साथ के साथ में रीजनिंग भी होती है। ठीक है, रीजनिंग तर्क शामिल होता है, क्योंकि बात ही तार्किक सोच की हो रही है, आलोचनात्मक सोच की हो रही है, लॉजिकल थिंकिंग की हो रही है। क्वेश्चन नंबर 35, क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल। आलोचनात्मक सोच के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल की आवश्यकता होती है? विश्लेषण करना, सही है। एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, मूल्यांकन करना, रीजनिंग, तर्क। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर ओन करेक्टर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, डिजायर, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड स्किल्स। स्वयं हमारे चरित्र, शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं, पसंद, नापसंद और कौशल की पहचान करने को क्या कहते हैं? मतलब हमको हमारा पता हो कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमारे में क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बातें नहीं है, तो उसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 37, द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। वस्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी और अनुभव का विश्लेषण करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द की फीचर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक सोच की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आलोचनात्मक सोच की जो प्रमुख विशेषता है वो है इवैल्यूएटिंग इन्फो एंड मेकिंग रेशनल डिसीजन, जानकारी का मूल्यांकन करना और तर्कसंगत निर्णय लेना, ये इसका जो है की फीचर है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ कैन इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कंट्रीब्यूट टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। प्रभावी संघर्ष समाधान व्यक्तित्व विकास में कैसे योगदान करता है? तो प्रभावी संघर्ष समाधान जो होता है वो प्रमोट करता है कोऑपरेशन को और अंडरस्टैंडिंग को, सहयोग और समझ को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विवादों को बढ़ाकर ऐसा कुछ नहीं है, झगड़ों में दूसरों को दोषी ठहराना ये गलत है सभी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द रोल ऑफ डिसिप्लिन इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन एनसीसी। एनसीसी में व्यक्तित्व विकास में अनुशासन की क्या भूमिका है? तो अनुशासन जो होता है वो फाउंडेशन होती है डेवलपमेंट की। ठीक है, अनुशासन जो है वो डेवलपमेंट की फाउंडेशन होती है, विकास की नींव होती है। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ डज डेवलपिंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कंट्रीब्यूट टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सार्वजनिक बोलने का जो कौशल होता है उसे विकसित करना व्यक्तित्व विकास में कैसे योगदान करता है? मेरा मानना है कि कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए और लाइफ में कामयाब होने के लिए। तो उससे क्या होता है, एनहांस, हमारी कम्युनिकेशन एनहांस होती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। यह संचार और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसकी बात हो रही है? पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि सार्वजनिक जगह पर बोलने की जो कला होती है। क्वेश्चन नंबर 42, एजुकेशन कम्स इन टू कैटेगरी, स्कूल स्मार्ट एंड डैश। शिक्षा दो श्रेणियों में आती है, स्कूल स्मार्ट और डैश। तो एक स्कूल स्मार्ट होता है, एक स्ट्रीट स्मार्ट होता है, एक स्ट्रीट स्मार्ट होता है। एक व्यक्ति है जो बुक्स के थ्रू नॉलेज को गेन करता है और एक व्यक्ति है जो एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज को गेन करता है। नॉलेज दोनों ही गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ए पर्सन हु इज ओपन एंड फ्रेंडली इज कंसिडर्ड टू बी एंडोड विद विच स्किल। एक व्यक्ति जो खुला और मिलनसार है उसे कौन से कौशल से संपन्न माना जाता है? तो इसका मतलब वो सोशिएबल है, सामाजिक व्यक्ति है, जो सभी से बात कर सकता है, सभी के लिए ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटीट्यूड इज ए बैरियर टू क्रिटिकल थिंकिंग। इनमें से कौन सा दृष्टिकोण आलोचनात्मक सोच में बाधक है? तो इनमें से आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हम ओपन रहते हैं दूसरों के विचारों को समझने के लिए, तो हमारा माइंडसेट ओपन रहना चाहिए। ठीक है, लचीलापन भी होना चाहिए, लूजनेस भी होनी चाहिए, लेकिन जो स्टबर्ननेस होती है, जिद्दीपन जो होता है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर बाधा क्रिएट करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बैरियर पूछ रखा है बेटा, बैरियर
बाधा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ ए क्रिएटिव पर्सन, एक रचनात्मक व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। जो भी रचनात्मक व्यक्ति होगा, क्रिएटिव पर्सन होगा, वो हमेशा क्यूरियस रहेगा। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, उसे चीज़ों को जानने की इच्छा रहती है, वो प्रॉब्लम्स को सीक्स करता है, यानी कि टास्क जो है भाई किस चीज़ को सोल्व किया जा सकता है उसे तलाशता है, चैलेंजेस को एंजॉय करता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, आशावादी का मतलब होता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, जो चीज़ों के पॉजिटिव साइड की तरफ देखता है। सीज प्रॉब्लम एज अपॉर्चुनिटी, वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। डज नॉट गिव अप, और कभी भी गिव अप नहीं करता। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिएटिव पर्सन की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज ऑफन हिडन इन प्रॉब्लम, समस्याओं में अक्सर क्या छिपा होता है। तो जब भी समस्याएं आती हैं तो आपको फोकस जो है वो समस्याओं पर नहीं बल्कि समस्याओं में छिपे हुए अवसर पर होना चाहिए। तो समस्याओं में हमेशा अपॉर्चुनिटी छिपी होती हैं, अवसर छिपे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन एनसीसी, एनसीसी में जो व्यक्तित्व विकास है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है। उसका प्राथमिक लक्ष्य है कि एनहांसिंग लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व के गुणों को बढ़ाना जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन एनसीसी का मेन एम है, महत्वपूर्ण लक्ष्य है। एटिकेट इज ए कोड ऑफ, शिष्टाचार जो है वो क्या चीज़ है। कई बार पूछा जाता है या बताया जाता है कि इसको एटिकेट नहीं है। एटिकेट का क्या मतलब होता है। एटिकेट मतलब होता है बिहेव कैसे करना है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट हैं, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से खड़ा होना है, किस तरीके से खाना खाना है। दीज आर द बिहेवियर कोड, ठीक है, और इन्हीं को हम एटिकेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट टीचेस अस हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, वह क्या है जो हमें समाज में कैसे व्यवहार करें यह सिखाता है। तो वो होता है हमारा सोशल एटिकेट। समाज की जब भी बात आ गई तो जहाँ पे सोशल वर्ड आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। सोशल एटिकेट, सामाजिक शिष्टाचार हमें सिखाता है कि समाज में कैसे बिहेव करना है। क्वेश्चन नंबर 50, एटिकेट कैन बी क्लासिफाइड एज गुड और बैड बेस्ड ऑन द सोसाइटी एंड डैश वी ग्रू अप इन, हम जिस समाज में हैं और जिसमें हम पले बड़े हैं उसके आधार पर शिष्टाचार को अच्छे या बुरे में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी, सोसाइटी में जिसमें हम बढ़े हैं, और दूसरी क्या चीज़, जैसा हमारा एटमॉस्फेयर रहा है, जैसा हमारा एनवायरनमेंट और माहौल रहा है, ये मैटर करता है। गांव भी हो सकता है, लेकिन गांव करेक्ट आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ लोग शहर में भी पढ़े हो सकते हैं या शहर में भी रहते होंगे, तो गांव सभी के लिए करेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें आ गई। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए लीडर, एक नेता की प्राथमिक भूमिका क्या है। नेता जो भी होता है, देखो नेता का मतलब होता है कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड करे, वो गाइडेंस प्रोवाइड करे, जिस भी गोल को अचीव करना है उसमें प्रोवाइड डायरेक्शन एंड गाइडेंस, दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 52, डैश हेल्प्स ए लीडर सीज अपॉर्चुनिटीज एट द राइट टाइम एंड यूज द सिचुएशन टू देयर एडवांटेज, डैश एक नेता को इन अवसरों को सही समय पर उठाने और स्थिति को अपने लाभ के लिए फायदा उठाने में मदद करता है। तो अगर हमको सही समय पर किसी चीज़ का फायदा उठाना है तो उसके लिए हमको रहना पड़ेगा अलर्ट, उसके लिए हमको रहना पड़ेगा सतर्क, तभी हमको पता लगेगा, अदरवाइज तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, विच लीडरशिप क्वालिटी इन्वॉल्व बीइंग ऑनेस्ट, रियलायबल एंड कंसिस्टेंट, किस नेतृत्व गुण में ईमानदार, विश्वसनीयता और सुसंगत होना शामिल है। ईमानदार होना, ईमानदार होने का मतलब होता है इंटीग्रिटी यानी कि सत्यनिष्ठा। ऑप्शन बी। इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज मुश्किल है, लेकिन अगर आपको पता है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है तो डेफिनेटली आप इजीली करेक्ट आंसर पे क्लिक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, विच लीडरशिप स्किल्स इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम फेलियर, किस नेतृत्व कौशल में असफलताओं से उबरने की क्षमता होती है। असफलताओं से उबरना कहलाता है रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हारने के बावजूद भी हम हार ना माने, हम हमारे गोल की तरफ बढ़ते रहें, इसी को हम रेजिलियंस बोलते हैं कि कौन कितना रेजिलियंट है। क्वेश्चन नंबर 55, कम्युनिकेशन इज, संचार क्या होता है। तो संचार आपको पता है, संचार में हम हमारे जो विचार हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, शेयरिंग थॉट, ओपिनियन, फीलिंग, सही बात है। अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग थ्रू स्पीच, साथ में शेयर करने के साथ साथ समझना भी जरूरी होता है, भाषण के माध्यम से समझना और महसूस करना, विचारों, राय, भावनाओं को साझा करना। एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर वाया गेस्चर्स और सिंबल, इशारों या प्रतीकों के माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान। ऑप्शन डी, ये सारी चीज़ें ही कम्युनिकेशन के अंडर आती हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट इन अवर रिलेशनशिप, संचार की कमी हमारे रिश्तों में क्या पैदा कर देती है। तो संचार की कमी जो होती है हमारे रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देती है।
मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं या फिर प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। तो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, प्रभावी संचार में शामिल है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मौखिक, गैर मौखिक और लिसनिंग तीनों फैक्टर होते हैं। बोल के बताना, बिना बोले जो हमारे गेस्चर और पोस्चर होते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वे सभी नॉन वर्बल के अंदर आते हैं। जो हम बोलते हैं वो हम वर्बल के अंदर आते हैं। और सुनना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कम्युनिकेशन तो टू वे होती है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, इफ ए स्पीकर मेक्स यू फील लाइक दे आर वेस्टिंग टाइम थ्रू फिजिकल एक्शंस, इट इज़ ए बैरियर टू। वक्ता को शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से ऐसा महसूस कराना जैसे वह समय बर्बाद कर रहा है, तो उससे ऑब्वियस सी बात है दिक्कत आएगी। मान लो कोई बोल रहा है और आप सामने इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे आप उसका टाइम, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसके बोलने में बाधा आएगी। ऑब्वियस सी बात है, गैर मौखिक संचार बनेगा और बैरियर होगा लिसनिंग के अंदर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, डैश इज अवर बॉडीज रिएक्शन टू पीपल इवेंट एंड अवर ओन थॉट। लोगों और घटनाओं और हमारे अपने विचारों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया क्या होती है? तो ये जो शरीर की प्रतिक्रिया होती है उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। नेगेटिव प्रतिक्रिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसे स्ट्रेस बोला जाता है। स्ट्रेस मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है इसका वो होगा। आप जस्टिफाई बाकी ऑप्शंस को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे हमारा जो मेन फोकस रहता है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर रहता है। तो इसीलिए आप स्ट्रेस की तरफ जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड बाय चेंजिंग डैश और लाइफस्टाइल बाय लर्निंग टू रिलैक्स। तनाव को खालिस्तान या फिर जीवन शैली को बदलकर और खालिस्तान करना सीखकर प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि जब कई बार कोई टेंशन में होता है तो उसको हम कहते हैं कि तुम थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज कर लो, तुम थोड़ा कहीं घूम आओ। तो घूमने से, एनवायरनमेंट चेंज करने से स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो एनवायरनमेंट होगा, कि एनवायरनमेंट को आप चेंज कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे आपकी जो स्ट्रेस है वो मैनेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ दीज इज नॉट ए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। इनमें से कौन सा तनाव प्रबंधन तकनीक नहीं है? रनिंग वगैरह करके आपकी स्ट्रेस कम होती है, शारीरिक गतिविधियों से, फिजिकल एक्टिविटी से, सही है। टाइम मैनेज करेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगी, सही है। एडिक्वेट स्लीप, पर्याप्त नींद लेंगे तो भी स्ट्रेस नहीं होगी, अच्छी बात है। लेकिन अनहेल्दी फूड खा के स्ट्रेस कम होगी ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये तो कोई प्रभावी तकनीक नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है अनहेल्दी फूड खाना। क्वेश्चन नंबर 62, डैश इज सम ऑफ योर नॉलेज इंक्लूडिंग बिलीव्स एंड थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड यूर सेल्फ। डैश आपके ज्ञान का योग है जिसमें दुनिया और आपके बारे में विश्वास और विचार शामिल हैं। इसका क्या जवाब आपको लगता है? मेन जो चीज़ होती है ना, माइंड सेट। माइंड सेट व्यक्ति का कैसा है? माइंड सेट जो बनता है ना वो आपकी नॉलेज के बेस पे बनता है, आपके बिलीफ के बेस पे बनता है, और आपका इस संसार के प्रति आपके क्या विचार हैं, आपके अपने बारे में आपके क्या विचार हैं, इन सभी को मिला के जो हमारा एक दिमाग में जो पिक्चर बनती है उसी को हम माइंड सेट बोलते हैं। ठीक है, बिलीफ माइंड सेट का एक पार्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, सम बेसिक ट्रेट्स ऑफ ए लीडर आर। एक नेता के कुछ बुनियादी गुण कौन कौन से हैं? अलर्टनेस होना चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दे। करेज, साहस होना चाहिए ताकि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि टाइम लगाना निर्णय लेने में सही चीज़ नहीं है, निर्णय लेना जरूरी है। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए की क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व का प्रमुख गुण माना जाता है? प्रमुख गुण की यहाँ पे बात हो रही है, तो अलगाव नहीं है। क्या आपको लगता है अलगाव होगा? नहीं। अहंकार नहीं। अनिर्णय नहीं। ह्यूमिलिटी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विनम्रता यानी कि प्यार से बात करना। क्वेश्चन नंबर 65, विच क्वालिटी इन्वॉल्व ए लीडर्स कमिटमेंट टू एथिकल बिहेवियर। किस गुण में एक नेता की नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है? तो ऐसा कौन सा गुण होता है नेता का? तो उसे हम बोलते हैं ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, विच लीडरशिप क्वालिटी इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसिस। किस नेतृत्व गुण में बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और अनिश्चितता से निपटने की क्षमता शामिल होती है? तो ये होती है एडेप्टेबिलिटी में। यहाँ पे वर्ड ही आ गया, जब एडेप्ट आ गया तो यहाँ पे भी वर्ड एडेप्टेबिलिटी ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कीवर्ड्स को देख सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलशीलता। जब भी कोई सिचुएशन आती है हम उसके हिसाब से अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं, ये वो चीज़ के बारे में बात हो रही है।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, SS&CD। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 67। पोस्ट टेलीफोन, मेडिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी आर क्लासिफाइड एज। डाक, टेलीफोन, चिकित्सा और बिजली जो हैं वो किस तरह के जो फैसिलिटी हैं उनके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत, यानी कि आवश्यक सेवाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 68। एनसीसी कैडेट कैन बी एम्प्लॉयड टू असिस्ट ड्यूरिंग द एपिडेमिक फॉर। महामारी फैलने के दौरान सहायता के लिए एनसीसी कैडेटों को कहाँ पर नियोजित किया जा सकता है? तो एनसीसी कैडेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जुडिशियल एडवाइस, न्यायिक सलाह के लिए, असिस्टिंग इन सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा में सहायता करना, प्रोवाइडिंग टेलीफोन सर्विस, टेलीफोन सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। हु हैज़ द अथॉरिटी टू अलाउ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनसीसी कैडेट इन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। आपदा राहत एवं बचाव कार्यों में एनसीसी कैडेटों को नियोजित करने की अनुमति देने का अधिकार किसका है? तो वो है सीओ सर का, यानी कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट आर दी 3 एक्सेप्टेड मेथड आइडेंटिफाइड फॉर कंडक्टिंग सोशल सर्विस। समाज सेवा के संचालन को पहचानने के लिए 3 वर्गीकृत तरीके कौन कौन से हैं? तो उसमें आते हैं सोशल सर्विस वर्क, यानी कि सामाजिक केस कार्य, सोशल ग्रुप वर्क यानी कि सामाजिक समूह कार्य, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामुदायिक संगठन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट आर सम सोशल सर्विसेज एक्टिविटी दैट कैन बी डन बाय एनसीसी कैडेट। कुछ सामाजिक सेवा गतिविधियां क्या हैं जो कि एनसीसी कैडेट्स के द्वारा की जा सकती हैं? फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण, ओल्ड एज वेलफेयर, वृद्धावस्था कल्याण, ब्लड डोनेशन, रक्तदान। तो इसमें भी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सोशल सर्विस। समाज सेवा का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो क्या होता है? तो समाज सेवा का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो होता है कम्युनिटी वेलफेयर, यानी कि ऑप्शन सी सामुदायिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, विच क्वालिटी इज एसोसिएटेड विद ए लीडर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड लिसन एक्टिवली। कौन सा गुण एक नेता की प्रभावी ढंग से संवाद करने और सक्रिय रूप से सुनने की क्षमता है? तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, यानी कि संचार बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट प्रोमलगेटेड। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो किस तिथि को इनेक्ट किया गया था? तो ये किया गया था 23 दिसंबर 2005। आपको 2005 तो ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, ठीक है, 23 दिसंबर 2005 को। क्वेश्चन नंबर 75। हु इज़ द हेड ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? सबसे पहले आपको पता हो कि NDMA की फुल फॉर्म क्या होती है। NDMA की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसको जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन ए। लेकिन अगर आपसे SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पूछा जाए हेड, तो वहाँ पर आंसर CM हो जाएगा, यानी कि चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। डिजास्टर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। आपदाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक होती है, एक मानव निर्मित यानी कि एक नेचुरल होती है, और एक मैन मेड होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDMA। NDMA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो NDMA की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये NDMA की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDRF। NDRF का पूर्ण रूप क्या होता है? तो NDRF का पूर्ण रूप होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्वेश्चन नंबर 79। टोर्नेडो, क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक एंड एवलांचेज आर टाइप ऑफ डिजास्टर। बवंडर हो गया, कहीं पे बादल फट गया, भूकंप आ गया, हिमस्खलन हो गया, ये किस प्रकार की आपदाएं हैं? तो ये आपदाएं होती हैं नेचुरल डिजास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत ये आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल अवेयरनेस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MG नरेगा। MG नरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो MG नरेगा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि MG नरेगा का अब नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? रिसेंटली ही रखा गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, शायद आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट डज PMGSY स्टैंड फॉर। PMGSY की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PMGSY की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज NSAP स्टैंड फॉर।
NSAP का क्या मतलब होता है? तो NSAP का जो हमारा यहाँ पे मतलब होता है वो होता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उनसे रिलेटेड मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे ही मैं डालूँ वो आपके सामने आ जाए वीडियो। और क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसमें मैं जितनी भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आती हैं सभी पढ़ा दूंगा एक ही वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द प्राइमरी कल्चरल कोज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फीमेल फीटिसाइड? कन्या भ्रूण हत्या में योगदान देने वाला प्राथमिक सांस्कृतिक कारण क्या है? तो वो है पैट्रियार्टिक माइंडसेट, यानी कि पितृसत्तात्मक मानसिकता जो है वो चीज़ जो है ना, इसका प्राइमरी कोज है। अगर हम किस कोज की बात करें, कल्चरल कोज की बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोज ऑफ द डोरी सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा दहेज प्रथा का कारण नहीं है? नहीं है पूछ रखा है, जब भी नहीं है आता है तो आपको बड़े ही ध्यान से देखना होता है। सांस्कृतिक मान्यताएं है कारण, रिलीजियस बिलीफ भी है, वुमेन्स की एजुकेशन जो है ना वो कारण नहीं है डोरी सिस्टम का। जितना ज़्यादा हम महिलाओं को पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा जो दहेज प्रथा है वो कम होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम? नशीली दवाओं के दुरुपयोग निवारण कार्यक्रमों का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो क्या होता है? तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो ये होता है कि वो रिड्यूस करें ड्रग रिलेटेड हार्म को, दवा से संबंधित जितने भी नुकसान होते हैं उनको कम करना। क्वेश्चन नंबर 86, हेल्थ एंड हाइजीन से, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ डीप ट्रेंच लैट्रिन? इसमें कई बार एक बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि DTL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये DTL की फुल फॉर्म होती है और इसका जो साइज होता है वो होता है 3 फीट वाइड एंड 8 फीट डीप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, ब्रश यूर टीथ डैश डे? अपने दांतों को ब्रश करें खालिस्तान दिन में, यानी कि कितनी बार हमें एक दिन में कम से कम दांतों को साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए? कम से कम 2 बार करना चाहिए और रात को सोते समय तो जरूर से जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, सफोकेशन चोकिंग कैन रिजल्ट? घुटन के कारण, यानी कि अगर हम किसी को सफोकेट करते हैं, उसको सांस लेना, उसका सांस जो है वो रोक देते हैं, तो उससे क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं? डेफिनेटली उसकी डेथ हो सकती है, वो बेहोश हो सकता है, उसके सांसों में कमी हो सकती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। व्हाट इज द टाइप ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? कृत्रिम श्वसन के प्रकार क्या क्या हैं? तो कृत्रिम श्वसन के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो है माउथ टू माउथ, किसी को सांस देना, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। मुंह से नाक तक, मुंह से कान तक ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हेन वाज अन्नपूर्णा योजना लॉन्च्ड? अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2000 को की गई थी। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो अन्नपूर्णा योजना है वो किससे संबंधित है? जो भी इसको डिटेल में अच्छे से बताएगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट डज PMAY स्टैंड फॉर? PMAY का क्या मतलब है? PMAY का मतलब है प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन ए। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग PMAY एट द सेंटर लेवल? केंद्रीय स्तर पर PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो आवास की बात हो रही है, यानी कि हाउस की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है वो PMAY यानी कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेन डिपार्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 93, इन विच ईयर वाज दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव लॉन्च? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इनिशिएटिव जो है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर और पानीपत से किया गया था। हरियाणा में पानीपत से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था और दिल्ली से किया गया था। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डू NCC कैडेट नॉट कंट्रीब्यूट टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी? नोट आ रहा है बेटा, ठीक है। NCC कैडेट समाज के उत्थान और सुधार में निम्न में से किस प्रकार से योगदान नहीं देते? ब्लड डोनेट करके तो देते हैं, वृक्षारोपण से भी देते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन फीमेल फिटिसाइड से भी देते हैं, लेकिन सीमाओं पे नहीं लड़ते बेटा NCC के कैडेट जाके। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है?
स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि सैनिटेशन हो और क्लीनिनेस हो, यानी कि साफ सफाई जो है, स्वच्छता और साफ सफाई जो है वो स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य होता है। मेरे हिसाब से आपको वीडियो में क्वेश्चंस को समझ के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही मज़ा आपको आ रहा होगा, और डेफिनेटली आप अगर इसी तरह ध्यान से सुनेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे, आप एग्ज़ाम के अंदर 100% ए ग्रेड लेंगे। ठीक है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में अच्छा लगे, ए ग्रेड ले सकें वे। व्हाट आर दी टाइप ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के प्रकार क्या हैं? तो फ्रैक्चर के अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार हम कहेंगे, कंपाउंड और सिंपल, यानी कि यौगिक और सरल, 2 तरह के फ्रैक्चर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ द नॉर्मल नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट ए हेल्दी अडल्ट, एक स्वस्थ वयस्क के लिए प्रति मिनट सांसों की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो सांसों की जो सामान्य संख्या होती है 1 मिनट में वो 12 से 20 बार होता है। 12 से कम में दिक्कत है और 20 से ज़्यादा में भी दिक्कत मानी जाती है, तो ये 12 से 20 होता है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1 मिनट के अंदर हार्ट जो है वो कितनी बार धड़कता है, और इसके अलावा जो हमारा बीपी होता है नॉर्मल मैन का या नॉर्मल ह्यूमन का बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मल मनुष्य के लिए, और हार्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार बीट करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बेटा। ठीक है, जरूर से जरूर बताना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी अडल्ट, एक स्वस्थ वयस्क के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हेल्दी अडल्ट का तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 99, रेबीज इज ए वेरी डेंजरस डिजीज स्प्रेड बाय, रेबीज जो है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, किससे फैलती है? रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से फैलती है। प्लेग जो है वो चूहे की वजह से फैलती है, प्लेग। ठीक है। और मलेरिया जो है वो मच्छर की वजह से फैलता है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, मलेरिया मच्छर की वजह से फैलता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 100, एडवेंचर एक्टिविटीज़, इन विच सिटीज़ पैरा जंपिंग फैसिलिटी अवेलेबल, पैरा जंपिंग की जो सुविधा है वो किस शहर में उपलब्ध है? तो वो है आगरा के अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ दीज प्लेस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एक्सपीडिशन, इनमें से कौन सी जगह अभियान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी सही है, होनी चाहिए, आउटसाइड द स्टेट हो सकती है, हिस्टोरिकल रिलीजियस इंपॉर्टेंट, सिटी का लोकल पार्क, एक्सपीडिशन तो क्या ही करेंगे वहाँ पे जाके, ऑप्शन डी। व्हाट इज गोल ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज, साहसिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनका क्या लक्ष्य होता है? साहसिक क्रियाकलाप करने से, एडवेंचर एक्टिविटीज करने से डेवलपिंग एंड्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस, सहन शक्ति और आत्मविश्वास विकसित होता है। डेवलपिंग टीम स्पिरिट एंड स्टेमिना, टीम भावना और सहन शक्ति विकसित होती है। प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 103, द एडवेंचर स्पोर्ट वेयर पार्टिसिपेंट्स स्लाइड्स लाइक ए रेप्टाइल इज कॉल्ड, वह साहसिक खेल जिसमें प्रतिभागी सरीसृप की तरह फिसलता है क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्लीदरिंग। स्लीदरिंग, पैरा स्लीदरिंग के बारे में सुना आपने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, टेक्निक ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग की तकनीकें कौन कौन सी हैं? तो रॉक क्लाइंबिंग की तकनीकें फुट जैम टेक्निक है और एक टो जैम टेक्निक है, ये दोनों जो हैं रॉक क्लाइंबिंग की टेक्निक होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। एसेंशियल आइटम्स फॉर ट्रैक आर, ट्रैक के लिए, अगर आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक अच्छा प्रोटेक्टर होना चाहिए, अच्छा रक्षक, सही बात है। फर्स्ट एड बॉक्स तो होना ही होना चाहिए। गुड पेयर ऑफ शूज़ होने चाहिए। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। देखो वीडियो लंबी जा रही है और आपको ये लग रहा होगा कि पीडीएफ के बारे में तो बताया ही नहीं, तो चलो पीडीएफ के बारे में मैं बता देता हूँ। पीडीएफ देखो, पीडीएफ 2 तरह की है। सबसे पहले पीडीएफ की मैं बात करता हूँ। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप कॉलेज में हैं, आपको कॉलेज के सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, साथ में एनसीसी में भी आपको ए ग्रेड लेनी है। ए ग्रेड आपको इसलिए लेनी है क्योंकि अब ए ग्रेड वालों को ही मौका मिलता है डायरेक्ट एंट्री में जाने का। ठीक है। और आप डेफिनेटली सेना में अफसर बनना चाहते होंगे तो आपको चाहिए एनसीसी में ए ग्रेड, लेकिन साथ के साथ कॉलेज के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। इसी बात का ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है कि आपके हर एक टॉपिक से, जैसे ये एक टॉपिक है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, इस तरह से मिला के कुल 16 टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं, वेपन ट्रेनिंग से लेके और हमारे कम्युनिकेशन तक। तो 16 टॉपिक है, हर एक टॉपिक से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने निकाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और कुल मिला के 800 एमसीक्यू हुए हैं। तो सिर्फ आप इन 800 एमसीक्यू को भी पढ़ लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी।
और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से एज इट इज़ देखने को मिलेंगे जो आपको ए ग्रेड लेने में आपकी हेल्प करेंगे। तो बस आपको इस PDF को पढ़ना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, ताकि उसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और बाकी जितनी भी फ्री PDF होती हैं, फ्री PDF जितनी भी होती हैं, उनका लिंक आपको मिलेगा या फिर उनको मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी ये बच्चे इस PDF को परचेज करते हैं जिसमें 800 MCQ हैं, तो जितने भी मैं मॉडल पेपर बना रहा हूँ इनके भी आंसर समेत जो PDF है वो मैं इन बच्चों को इनकी मेल ID के ऊपर सेंड करूँगा। तो जब आप इसको डाउनलोड कर रहे हो तो आपकी मेल ID जो फिल करने के लिए जब मांगा जाएगा तो उसको अच्छे से फिल करना है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। इन विच ऑब्स्टेकल डज द कैडेट हैव टू रन अक्रॉस बैलेंसिंग द बॉडी विद आर्म्स ओपन। किस बाधा में कैडेट को दौड़ते हुए बाहों को खुला रखकर शरीर को संतुलित करते हुए पार करना होता है। तो ये किस में होता है? ये होता है स्ट्रेट बैलेंस में, जिसमें बैलेंस करके चलना होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 107। विच ऑब्स्टेकल कंसिस्ट ऑफ 2 डिचेज 3 से 4 फीट डीप। कौन सी बाधा में 3 to 4 फीट गहरी 2 खाइयाँ होती हैं? 2 खाइयाँ होती हैं, तो इसका मतलब डबल डिच, ऑप्शन सी। और डबल डिच जो होता है वो SW कैडेट्स के लिए नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 108। व्हाट इज दी हाइट ऑफ द हाई वॉल। हाई वॉल की ऊंचाई कितनी होती है? तो देखो हाई वॉल की ऊंचाई होती है 6 फीट, लेकिन अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो वो होती है 12 फीट। ये आपको अच्छे से याद रखना है। बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, जो तटीय और हमारे बॉर्डर के क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। निम्न में से कौन सा भौगोलिक सीमा का भाग नहीं है? भूमि की सीमाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। समुद्री सीमाएं भी होती हैं, हवाई सीमाएं भी होती हैं, लेकिन एलियन बॉर्डर या एलन बॉर्डर ऐसा तो कुछ नहीं होता। ऑप्शन बी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 110। इंडिया डज नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारत की भूमि सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं मिलती? भूमि सीमा, तो श्रीलंका के साथ हमारा लैंड बॉर्डर नहीं है, समुद्र आता है बीच में, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111। हाउ मैनी प्रिंसिपली स्टेट्स वर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश विड्रॉल। ब्रिटिश वापसी के समय भारतीय उपमहाद्वीप में कितनी रियासतों को आधिकारिक मान्यता प्राप्त थी? तो उस समय पर जब ब्रिटिश छोड़ के गए तो ऑफिशियली 565 रियासतें थी, 565। और इनमें से ज़्यादातर रियासतों को मिलाए जाने का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इन्हीं के नाम पर जो स्टैचू बनी है गुजरात के अंदर, उसका क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112। व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या आप बता सकते हैं कि योग के जनक किन्हें कहा गया है? योग जो है उनके जनक किसे माना जाता है? योग के जनक यानी कि फादर ऑफ योगा आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। हु इज फादर ऑफ योगा? क्वेश्चन नंबर 113। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 114। वाटर बोर्न डिजीज आर। जल से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? तो जल से हैजा होता है, जल से डायरिया होता है, पीलिया भी होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जल से होने वाली बीमारियां हैं ये सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 115। व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ए हेल्दी पर्सन। एक स्वस्थ व्यक्ति के दिल की जो सामान्य धड़कन होती है वो कितनी होती है? तो वो 72 टाइम्स आती है, जो कि ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 70 से 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116। व्हाट इज ट्रू अबाउट योगा। योगा के बारे में क्या सत्य है? तो योगा के बारे में क्या सत्य है आप बताइए। एंशियंट आर्ट होती है गुड लिविंग की, सही है। अच्छे जीवन की प्राचीन कला है। हैज़ पावर टू प्रिवेंट डिजीज, इसमें बीमारियों को रोकने की शक्ति है। इंप्रूव मेंटल कंसंट्रेशन एंड लीड्स टू पीसफुल लाइफ, यह मानसिक एकाग्रता में सुधार करता है और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 117। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड हैबिट। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आदत है? तो जल्दी सोना अच्छी आदत है, रोना तो बुरी आदत है, देर से सोना भी बुरी आदत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 118।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सी साहसिक क्रिया जमीन पर आधारित नहीं है। तो स्कूबा डाइविंग जमीन से रिलेटेड नहीं है, स्कूबा डाइविंग तो पानी वाली होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, वेयर इज हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान जो है वो कहाँ पर है। HMI इसे बोलते हैं, कई बार HMI की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। तो ये कहाँ पर है, ये है दार्जिलिंग के अंदर। दार्जिलिंग कहाँ पे है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 120, रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, सीमा क्षेत्र प्रबंधन में एनसीसी कैडेटों की क्या भूमिका होती है। बॉर्डर एरिया अवेयरनेस, इंटेलिजेंस का वर्क, एरिया सिक्योरिटी वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर ऑल ऑफ दी अबो के हिसाब से ये ऑप्शन ठीक बैठ रहे हैं तो इसीलिए जो डी करेक्ट आंसर है उसके ऊपर हम जाएंगे। आपको क्वेश्चंस को पढ़ना भी होता है, कई बार हम एग्जैक्ट की तरफ नहीं देखते, हम देखते हैं कि मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा होगा, मोस्ट सुटेबल, ठीक है, सबसे ज़्यादा परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, उसके ऊपर हम जाने की कोशिश करते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड, जो हमारी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स हैं, इसके बारे में हमें कितनी जानकारी है उसे चेक किया जाता है इस टॉपिक के तहत। वेयर इज़ द इंडियन मिलिट्री अकेडमी लोकेटेड, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है वो है देहरादून के अंदर। इसके अलावा अगर OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की बात की जाए तो वो है चेन्नई के अंदर और गया के अंदर, 2 ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी है। अगर हम बात करते हैं कि AFA एयर फोर्स अकेडमी कहाँ पर है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। INA की बात करें, इंडियन नवल अकेडमी, तो वो है AG माला केरल के अंदर, AG माला केरल में जो है वो इंडियन नवल अकेडमी जो है वो सिचुएटेड है। इसके अलावा NDA अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कहाँ पर है, NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी वो है खड़गवासला पुणे के अंदर, पुणे मतलब महाराष्ट्र, खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र के अंदर NDA सिचुएटेड है। आपको एयरफोर्स अकेडमी बताना है कमेंट बॉक्स में कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 122, विच इज़ द मेन बैटल टैंक ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का जो प्रमुख युद्धक टैंक है वो इनमें से कौन सा है। तो वो है अभी तक T90 भीष्म, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच स्नाइपर राइफल इज जनरली यूज्ड इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना द्वारा सामान्यतः किस स्नाइपर राइफल का प्रयोग किया जाता है। आप में से किस किस का एम स्नाइपर बनने का है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो आप चलाएंगे फिर ड्रैगनोव SVD, ये हमारी स्नाइपर राइफल है जो इंडियन आर्मी यूज़ करती है। क्वेश्चन नंबर 124, परमवीर चक्र अवार्डी मेजर शैतान सिंह वाज फ्रॉम विच यूनिट, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जो थे वो किस यूनिट से थे। तो मेजर शैतान सिंह जो थे वो 13 कुमाऊं रेजिमेंट से थे और 13 कुमाऊं से थे, ये बात आपको याद रखनी है। परमवीर चक्र की अगर हम बात करते हैं उसे हम PVC बोलते हैं। अब तक कुल 21 परमवीर चक्र मिल चुके हैं और पहला परमवीर चक्र जो मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। और मेजर सोमनाथ शर्मा जी को कब मिला था, 1947 में मिला था। इसके अलावा 1999 यानी कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा जी को परमवीर चक्र मिला था। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। इन विच ईयर डिड द इंडो चाइना वार टेक प्लेस, भारत चीन का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। सबसे पहला युद्ध हमारा 1947 में हुआ था भारत और पाकिस्तान का। फिर उसके बाद में हमारा युद्ध हुआ था 1962 में चीन के साथ। 1965 में 65 में हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ। फिर 1971 के अंदर हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। 16 दिसंबर 1971 की बात है ये। और फिर हमारा युद्ध हुआ 1999 में जो कि कारगिल युद्ध हुआ था। तो ये 5 मुख्य युद्ध हैं, 5 मुख्य वार हैं जो हमने लड़े हैं। 1962 वाला चाइना के साथ है, बाकी ये सभी के सभी पाकिस्तान के साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 126, इन विच ईयर वाज छत्रपति शिवाजी महाराज बोर्न, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ है। तो वो हुआ है 1630 में, ऑप्शन सी। अगेंस्ट होम डिड औरंगजेब सेंड मुकर्रब खान, औरंगजेब ने मुकर्रब खान को जो किसके विरुद्ध भेजा था। तो संभाजी महाराज के विरुद्ध भेजा था। अभी संभाजी महाराज पर एक मूवी भी आई थी, क्या मूवी थी और वो कौन कौन देख के आया था उसको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 128, व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड, कारगिल विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 जुलाई को। छत्रपति शिवाजी महाराज बिलोंग टू विच मराठा क्लान, छत्रपति शिवाजी महाराज किस मराठा घराने से संबंधित थे। तो वे थे भोंसले घराने से संबंधित, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 130, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र वाज फ्रॉम विच रेजिमेंट, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र जो थे वो किस रेजिमेंट से थे। तो वो थे 13 जैक राइफल यानी कि 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से। व्हाट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इज राफेल, राफेल किस प्रकार का एक
राफेल का प्रकार क्या है, किस प्रकार का एयरक्राफ्ट है, तो ये है फाइटर जेट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, तो अगर हम वॉर टाइम की बात करते हैं तो वो है परमवीर चक्र, लेकिन अगर हम पीस टाइम की बात करते हैं, पीस टाइम की, तो पीस टाइम में हमारा अशोक चक्र हो जाएगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। वॉर टाइम में अगर पूछा जाता है या नॉर्मली पूछा जाता है तो परमवीर चक्र है, लेकिन अगर मेंशन किया हो कि पीस टाइम, शांति काल के दौरान कौन सा है, तो फिर वो अशोक चक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जनरल के.एम. करियप्पा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट डू वी नो द सेल फोन्स एज, सेल फोन को हम किस नाम से जानते हैं, हम सेल फोन को जानते हैं मोबाइल फोन के नाम से। कंप्यूटर इज एन डैश मशीन, कंप्यूटर एक कैसी मशीन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक डेफिनेशन है, बहुत ही फेमस डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 136, ए वोकी टोकी इज ए हैंड टू हैंड टू वे डैश ट्रांससीवर, वोकी टोकी एक हाथ में पकड़े जाने वाला दो तरफ खालिस्तान का ट्रांससीवर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 का ये रेडियो ट्रांससीवर होता है, ये रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 137, हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं या फिर सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति इस समय पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। और ये तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, और इसके अलावा ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी हैं, यानी कि भारत के पहले नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, ऑफिसर रैंक स्टार्ट फ्रॉम विच पोस्ट, अधिकारी रैंक जो है वो किस पद से शुरू होते हैं, तो जब भी आप इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर बनते हैं, चाहे आप एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत बने या फिर पीसी परमानेंट कमीशन के तहत बने, तो आपको जब सबसे पहली रैंक मिलती है वो मिलती है लेफ्टिनेंट। तो ऑफिसर रैंक जो है, मेन ऑफिसर जो रैंक है वो लेफ्टिनेंट रैंक से शुरू होती है। हालांकि जेसीओ को भी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स बोला जाता है, लेकिन ऑफिसर्स रैंक की, अधिकारी रैंक की बात करें तो वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 139, वेयर इज द सदर्न नेवल कमांड, दक्षिणी नौसेना कमान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो है कोच्चि के अंदर। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडियन नेवी की कुल कितनी कमांड है, इंडियन एयर फोर्स की कुल कितनी कमांड है, और इंडियन आर्मी की कुल कितनी कमांड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो ये बताएगा कि नेवी की ये 3 कमांड है और इनके हेडक्वार्टर यहाँ पे, एयरफोर्स की ये जितनी भी कमांड है उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे, और आर्मी की जितनी भी कमांड है उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये पूरी डिटेल जो देगा उसके कमेंट को 100% हार्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, विच कोप्स प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के समय सेना में चिकित्सा सुविधा किस कोर द्वारा प्रदान की जाती है, तो चिकित्सा सुविधा देगा आर्मी का मेडिकल कोर, एएमसी इसको बोलते हैं, एएमसी। एएमसी की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो आर्मी मेडिकल कोर जो है वो एएमसी की फुल फॉर्म होती है। हु इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर एट कमांड हेडक्वार्टर, कमांड मुख्यालय में सबसे उच्च रैंक का अधिकारी कौन होता है, तो वो होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, और हमारे डीजीएनसीसी की रैंक भी क्या होती है, लेफ्टिनेंट जनरल। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इस समय पर हमारे डीजीएनसीसी का नाम क्या है और उनकी रैंक क्या है। क्वेश्चन नंबर 142, हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में कुल कितनी कमांड होती हैं, तो भारतीय सेना में कुल 7 कमांड होती हैं। इनकी नॉर्दर्न कमांड यानी कि उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है तो वो होता है उधमपुर में, उधमपुर में। और अगर आपसे ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ट्रेनिंग कमांड का, तो वो है शिमला के अंदर, शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 143 हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 143, वेयर इज द ईस्टर्न नवल कमांड लोकेटेड, ईस्टर्न नवल कमांड पूर्वी नौसेना कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है विशाखापत्तनम में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वेयर इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है, तो वो है खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देहरादून में है IMA, चेन्नई में है OTA, ये याद रखना है आपको, और न्यू दिल्ली में तो हेडक्वार्टर है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और NCC के। क्वेश्चन नंबर 145, विच एयरफोर्स कमांड इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, कौन सी वायुसेना कमान नई दिल्ली के अंदर स्थित है, तो जो ईस्टर्न नहीं है, सेंट्रल नहीं है, सदर्न नहीं है, वेस्टर्न कमांड है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, वेस्टर्न कमांड। क्वेश्चन नंबर 146, डैश इज ए कॉम्बैट आर्म ऑफ एन इंडियन आर्मी, खालिस्तान जो है वो भारतीय सेना की एक लड़ाकू शाखा है, तो लड़ाकू की अगर हम बात करते हैं तो वो है आर्मड, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे,
आर्मर्ड हो जाएगा। सिग्नल कोर का काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैप रीडिंग से संबंधित। मैप रीडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानचित्र से संबंधित। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर, नक्शे जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नक्शे मेनली 7 प्रकार के होते हैं, याद रखना है आपको। विच कलर इज यूज टू रिप्रेजेंट वाटर ऑन ए मैप, नक्शे पर पानी को किस रंग से दर्शाया जाता है। नक्शे पर पानी को ब्लू कलर से दर्शाया जाता है, और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, यानी कि नीला ग्रह बोला जाता है हमारी पृथ्वी को, क्योंकि इसमें पानी ही पानी दिखाई देता है, तो ब्लू कलर दिखता है। क्वेश्चन नंबर 149, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रू नॉर्थ, जिसे हम वास्तविक उत्तर बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, जिसे हम चुंबकीय उत्तर बोलते हैं। और तीसरा हमारा होता है ग्रिड नॉर्थ, जिसे हम ग्रिड उत्तर बोलते हैं। तो ये 3 तरह के उत्तर होते हैं। जो हमारा पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा जो उत्तर को दिखाता है वो ट्रू उत्तर होता है। जो कंपास की जो नीडल है, कंपास की नीडल, क्योंकि कंपास मैग्नेटिक कंपास होता है, उसकी नीडल जो दिखाती है वो चुंबकीय उत्तर होता है। और मैप पे जो ग्रिड लाइंस के थ्रू हम उत्तर को शो करते हैं वो ग्रिड उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट डज आरएफ मीन इन ए मैप कंटेक्स्ट ऑफ सिंबल, नक्शे में आरएफ का क्या मतलब होता है। सिंबल की अगर हम बात करें तो आरएफ का मतलब होता है रिजर्व फॉरेस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 151, व्हाट इज द वर्टिकल लाइन ऑन ए मैप कॉल्ड, नक्शे में जो खड़ी रेखाएं होते हैं उन्हें क्या बोलता है। तो खड़ी रेखाएं जो होते हैं उन्हें ईस्टिंग लाइन बोला जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ईस्टिंग लाइन। और पड़ी रेखाएं जो होती हैं उन्हें नॉर्दिंग लाइन बोला जाता है। ऐसे लाइनें होती हैं, ये खड़ी लाइनें होती हैं और पड़ी लाइनें। तो खड़ी लाइनों को ईस्टिंग लाइन बोला जाता है और पड़ी लाइनों को नॉर्दिंग लाइन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीएस, पीएस का क्या मतलब होता है। अगर हम मैप की बात करते हैं तो पीएस का मतलब होता है यहाँ पर पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जो है वो पीएस का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 153, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की कितनी डिग्री होती है। देखो यहाँ पे ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट यानी कि उत्तर। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये फिर 90 डिग्री, 90 में 90 जोड़ोगे 180 डिग्री, 180 में 90 जोड़ोगे 270 डिग्री, 270 में 90 जोड़ोगे 360 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ जो उत्तर है कितनी डिग्री है, तो 0 डिग्री या 360 डिग्री। पूर्व कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। साउथ दक्षिण कितने पे है, 180 डिग्री पे। वेस्ट पश्चिम कितनी पे है, 270 डिग्री पे। अब नॉर्थ ईस्ट पूछा गया, नॉर्थ ईस्ट है बिल्कुल यहाँ पे। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिल्कुल बीच में क्या आएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री सही जवाब है। आ गया समझ में, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 154, व्हेन वाज द जीपीएस सैटेलाइट लॉन्च, जीपीएस प्रथम जीपीएस सैटेलाइट जो है वो कब लॉन्च किया गया था, ये हमको बताना है। तो प्रथम जीपीएस सैटेलाइट जो है वो 1978 के अंदर लॉन्च किया गया था। जीपीएस की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है। यूएसए का है ये जीपीएस अगर हम बात करते हैं। तो भारत का जीपीएस अगर हम बोले तो वो नाविक सिस्टम है, ठीक है, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। हाउ मेनी माइल्स आर देयर इन 1 डिग्री, 1 डिग्री में कुल कितने माइल होते हैं। तो 1 डिग्री में 69 माइल होते हैं, ऑप्शन सी। लाइट ब्राउन कलर ऑन ए मैप इज यूज टू शो दैट, नक्शे में जो हल्का भूरा रंग होता है वो किसे दिखाने के लिए यूज होता है। तो जो लोअर एलिवेशन के माउंटेन होते हैं ना, या फिर माउंटेन का जो लोअर एलिवेशन होता है, ठीक है, उसे दिखाने के लिए हम हल्के भूरे रंग का प्रयोग करते हैं मैप में। क्वेश्चन नंबर 157, विच इज इंडियाज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग वॉर टाइम, वॉर टाइम दौरान यानी कि युद्ध के समय हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, परमवीर चक्र। लेकिन अगर आपसे पीस टाइम का पूछा जाए, पीस टाइम का, तो पीस टाइम का कौन सा हो जाएगा, अशोक चक्र हो जाएगा। दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 158, विच मैप सिंबल रिप्रेजेंट ए चर्च और प्लेस ऑफ वर्शिप, कौन सा मानचित्र चिन्ह चर्च या पूजा का जो स्थल है उसे शो करता है। तो क्रॉस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं चर्च को या पूजा के स्थल को। विच मैप सिंबल रिप्रेजेंट ए फॉरेस्ट, कौन सा मानचित्र चिन्ह वन को दर्शाता है। तो वन में क्या होता है कि पेड़ दिखाते हैं हमको, पेड़ का सिंबल इस तरीके से बना रखे होते हैं, उससे पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या है, जंगल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, युद्ध कला और क्षेत्र कला। लैंड हिडन फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स व्यू इज कॉल्ड, जो भूमि देखने वाले की नज़र से छिपी हो उसे कौन सी भूमि बोला जाता है। तो उसे बोला जाता है डेड ग्राउंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। हाउ मैनी मेथड आर देयर टू जज डिस्टेंस, दूरी मापने की कितनी विधियां होती हैं। तो दूरी मापने की 6 विधियां होती हैं।
याद रखना है आपको। और सेक्शन फॉर्मेशन आपसे पूछी जाए कि कितने प्रकार की होती है सेक्शन फॉर्मेशन, तो सेक्शन फॉर्मेशन भी कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 162, बैटल ड्रिल आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट। जो बैटल ड्रिल जो होती है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो बैटल ड्रिल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नया क्वेश्चन है, याद रखना है। ड्रिल परफॉर्म्ड इन द फील्ड सिग्नल इज, मैदान में की जाने वाली, फील्ड इज कॉल्ड, मैदान में की जाने वाली जो ड्रिल होती है उसे कौन सी ड्रिल हम बोलते हैं, तो मैदान में होने वाली ड्रिल होती है ओपन ड्रिल। ड्रिल 2 प्रकार की होती हैं अगर आपसे पूछा जाए तो, एक ओपन ड्रिल होती है और एक क्लोज ड्रिल होती है। 2 तरह की ड्रिल होती हैं और उसमें जो मैदान में की जाती है वो ओपन ड्रिल होती है, ग्राउंड में जो की जाती है वो क्लोज ड्रिल होती है। क्वेश्चन नंबर 164, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर ऑर्डर। फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से प्रकार हैं, प्लान ऑर्डर, योजना आदेश, फायर डायरेक्शन ऑर्डर, फायर निर्देश आदेश, फायर कंट्रोल ऑर्डर, फायर नियंत्रण आदेश। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो वाले में ज़्यादातर आंसर ऑल ऑफ दी अबो रहता है, लेकिन फिर भी देखना जरूरी होता है। द स्काउट इज द डैश एंड डैश ऑफ द सेक्शन। स्काउट जो होता है वो सेक्शन के खालिस्तान और खालिस्तान होता है। स्काउट जो आगे बंदे चल रहे होते हैं उनको स्काउट बोला जाता है, और वे सेक्शन के आइज और ईयर होते हैं, आंख और कान होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं, तो एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 166, इन लो लाइट डिस्टेंस इज जज टू बी। जब कम प्रकाश होता है तो दूरी जो है वो कैसी मापी जाती है, कम प्रकाश में जो दूरी है वो अधिक माप ली जाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 167, विच इज द मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम विद 214 mm रॉकेट कैलिबर। 214 mm रॉकेट कैलिबर वाली मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली जो है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पिनाका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 168, द सोल्जर स्टेइंग एट द फ्रंट ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड। सेक्शन के सामने रहने वाले सैनिकों को क्या कहा जाता है, उसे ही स्काउट कहा जाता है, और इसीलिए इसे सेक्शन के आंख और कान बोला जाता है, क्योंकि आगे देख के चलते हैं और सुनते हुए चलते हैं कि कोई आगे दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 169, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर ऑर्डर आर देयर। फायर ऑर्डर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो फायर ऑर्डर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। 170, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन आर देयर। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती हैं, सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती हैं। देखो मेरा मानना ये है कि अगर सिर्फ 800 क्वेश्चन पढ़ के आप अपने एनसीसी के एग्ज़ाम में ए ग्रेड ले सकते हैं, आपका जो ऑफिसर बनने का सपना है वो पूरा हो सकता है, तो आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए। ठीक है, आपको अफसोस ना हो कल को 1-2 नंबर से आप ए ग्रेड से रह जाएं और फिर आपको अफसोस हो, क्योंकि बाद में कुछ नहीं किया जा सकता। तो यही है, आप तैयारी करें, अपनी तैयारी को बढ़िया करें, मैं तो यही कहूँगा, और एग्जाम के अंदर सभी के सभी ए ग्रेड लेके आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन अप इन विच टाइप ऑफ फॉर्मेशन। वन अप जो होती है वो किस प्रकार की फॉर्मेशन होती है, तो वन अप जो होती है वो एक प्लाटून फॉर्मेशन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट इज़ द कैलिबर ऑफ एसएलआर। एसएलआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले, तो फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल जो है वो एसएलआर की फुल फॉर्म होती है, और एसएलआर का जो कुतर या कैलिबर होता है वो 7.62 mm होता है। आकाश मिसाइल कम्स अंडर विच सिस्टम। आकाश मिसाइल जो होती है वो किस प्रणाली के अंतर्गत आती है, तो ये आती है एयर डिफेंस प्रणाली के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 174, स्पाइक मिसाइल सिस्टम इज नोन फॉर विच कैपेबिलिटी। स्पाइक मिसाइल सिस्टम जो है वो प्रणाली किस क्षमता के लिए जानी जाती है, तो वो एंटी टैंक जो है उसके लिए जानी जाती है। जैसे एक नागवी मिसाइल होती है, नाग मिसाइल, वो भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है। एटीजीएम बोल देते हैं इनको, एटीजीएम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एटीजीएम की फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 175, विच इज द इंडिजीनियस शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना की स्वदेशी निर्मित कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है, उसका नाम है पृथ्वी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, ताकि वे भी एग्ज़ाम में ए ग्रेड लेके आ सके, और इस तरह की और वीडियो के लिए प्राउड एनसीसी चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।